कोविड से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया एडवाइजरी। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर समेत दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे सैंपल। मानसून सीजन को लेकर देहरादून डीएम ने किया आपदा प्रचालन केंद्र का औचक निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। अब तक 125 में से 122 शिकायतों का किया गया निस्तारण। हरिद्वार में गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। घाटों पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। 11 जोन और 27 सेक्टरों में बांटा गया हरिद्वार। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही। धामी कैबिनेट में अहम फैसलों पर मोहर। वर्दीधारी सिपाहियों के लिए होगी एक भर्ती परीक्षा। पुलिस, परिवहन, आबकारी में सिपाहियों की एक परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों से मांगे जाएंगे विभागवार विकल्प। धामी कैबिनेट ने पर्यावरण मित्रों को भी दी बड़ी सौगात। पर्यावरण मित्रों को मिलेगा मृतक आश्रितों का लाभ। 2013 में नियमित हुए थे पर्यावरण मित्र। कई की सेवाकाल के दौरान हो गई थी मृत्यु। वन टाइम सेटलमेंट योजना को कैबिनेट ने भी दी मंजूरी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों से विभागवार विकल्प भी मांगे जाएंगे। और धामी कैबिनेट ने पर्यावरण मित्रों को बड़ी सौगात भी दे दी है। और संवाददाता अमित रतुड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए? देखिए विशाल, अगर हम बात करें तो जो धामी कैबिनेट की कल बैठक हुई थी, जिसमें हम बात करें तो करीब 12 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें सभी पर मुहर लगी थी। जिसमें कि कई सारे प्रस्ताव, अगर हम बात करें पर्यावरण मित्रों के संबंध में प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके अलावा स्वच्छता नियमावली, भर्ती परीक्षाओं के अलावा और साथ साथ हम बात करें ई वाहन में जो टैक्स माफी है, इसमें इसका प्रस्ताव पास हुआ। तो कई सारे प्रस्ताव थे जो कि मैंने बताया कि कुल 12 प्रस्ताव थे। लेकिन सबसे अहम जो प्रस्ताव था वो ये था कि जो पर्यावरण मित्र होते हैं उनको जो उनके जो पर्यावरण जो मित्र जो हैं, जो करीब अगर हम बात करें पूरे प्रदेश भर में तो 800 से अधिक पर्यावरण मित्र हैं। तो लेकिन 800 से अधिक जो पर्यावरण मित्र जो थे, उनके जो मृतक आश्रित हैं, उनको अब नौकरी मिलेगी। दरअसल पहले ये पॉलिसी थी कि जो पर्यावरण मित्र थे उनके पास ऐसा प्रावधान नहीं था कि उनके मृतक आश्रित को नौकरी नहीं दी जाती थी। दरअसल उनके जो पद खाली होते थे उनके सापेक्ष जो है आउटसोर्स के माध्यम से पदों को भरा जाता था। तो इसका ये लोग जो पर्यावरण मित्र थे उनका कहना यही था कि सरकार इसमें ऐसे कोई नियम नीति लाए कि ताकि जो अगर हमारे साथ कुछ दुर्घटना होती है तो हमारे परिजनों में किसी को जो है मृतक आश्रित तौर पर नौकरी दी जाए। तो इसको कैबिनेट ने एक मंजूरी दी है। साथ ही साथ एक जो बड़ी जो चीज हुई है परीक्षा के मामले में, वो दरअसल पुलिस विभाग की बात करें, आबकारी, परिवहन और हम अगर बात करें साथ साथ आबकारी, परिवहन, इन पुलिस विभाग में जो भर्तियां होती थी, भर्ती परीक्षा होती थी, अलग अलग होती थी। अलग अलग होने के कारण इसमें कई सारी दिक्कतें आती थी कि परीक्षा का पैटर्न जो का बदलना पड़ता था। साथ ही हम बात करें तो जो अभ्यर्थी होते थे तो उनकी कई बार उनको जो है परेशानियों का सामना उठाना पड़ता था कि किसी को ट्रेवलिंग में किसी का सेंटर दूर पड़ता था। ऐसे में अब कैबिनेट ने यह कहा है कि इन सभी परीक्षाओं को, जो वर्दीधारी परीक्षा होगी, ये एक परीक्षा होगी जिसमें कि और परीक्षा होने के बाद जो भी मेरिट के आधार पर जो भी उत्तीर्ण परीक्षार्थी होंगे, इनकी सूची बनाई जाएगी। उसके बाद जो भी अभ्यर्थी होंगे ये उसका चयन कर सकेंगे कि इन्हें किस परीक्षा में कौन सा परीक्षा में इन्हें जिसमें पास हुए थे किस उसमें विभाग में इनको जाना है। अगर वो चाहे तो पुलिस में जा सकते हैं, या परिवहन में, या आबकारी में, किस विभाग में वो जाना चाहें उसमें जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसमें जो सीएनजी वाहनों को लेकर कहा गया है कि जो BS6 सिटी बसें हैं उनको 50% या जिसमें 15 लाख तक की उनको जो है सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही साथ जो है जो डीजल वाहन है उनके लिए भी सब्सिडी योजना लागू की गई है। SNA अकाउंट उसके लिए बनाया जाएगा। अब अगर हम बात करें तो इससे जो है लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा कि कहा जाता कि जो उनको सब्सिडी थी पहले वो उनको नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब उनको सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें अगर हम बात करें तो उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग में जो 15 नए पद सृजित किए गए हैं, जिसमें एक पद स्थायी रखा गया है, तो वहीं 14 पद जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मानवाधिकार आयोग में भी 12 नए पद सृजित हुए हैं, जिसमें 7 जो पद हैं वो स्थायी यानी नियमित होंगे और वहीं 5 पद जो है आउटसोर्स के माध्यम से होंगे। दूसरी तरफ हम बात करें तो जिस तरीके से केदारनाथ और बद्रीनाथ में
ये जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है केदारनाथ में तो हालांकि चल रहा है, लेकिन बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत जो कार्य चल रहा है उसके अंतर्गत 4 योजना स्वीकृत की गई है बद्रीनाथ मास्टर प्लान में, जिसमें कि शेष नेत्र लोटर वॉल की हम बात करें, सुदर्शन चौक वहां पर जो है बद्रीनाथ में एक उसकी कलाकृति बनाई जाएगी। साथ ही हम बात करें तो सुदर्शन चक्र की स्कल्प चक्र एक बनाया जाएगा वहां पर, ताकि जो वहां पर श्रद्धालु आते हैं तो वो उस तरीके से बद्रीनाथ की जो ये जो नई जो वहां पर योजना जो प्रस्तावित है जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो वहां पर उसका भी वो दर्शन कर सकेंगे, उसका अनुभूति वो प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा जाए तो कई सारे प्रस्ताव माहौल लगी थी, लेकिन हम बात करें तो जो मृतक आश्रित हैं उनको नौकरी देने का जो पर्यावरण मित्रों को उनको नौकरी देने का एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। दूसरी तरफ पुलिस, परिवहन, आबकारी विभागों की जो वर्दीधारी जो परीक्षा होती थी उनको एक किया गया है, एकीकृत किया गया है कि एक ही परीक्षा होगी, ताकि जो अभ्यर्थी है उनको ज्यादा परेशानी ना उठाना पड़े। तो कहीं ना कहीं एक कैबिनेट की हम बात करें तो सभी चीजों का इसमें ख्याल रखा गया है और एक कह सकते हैं कि एक संतुलित जो बैठक है उसमें संतुलित तरीके से उसमें फैसले लिए गए हैं सभी वर्गों को ध्यान रखते हुए। जी बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। ऐसे में गंगा घाटों पर अब तक हजारों भक्तों ने आस्था की डुबकी भी लगाई है और गंगा पूजन कर पुण्य भी प्राप्त किया है। वहीं सुरक्षा के चलते हरिद्वार को 11 जोन और 27 सेक्टरों में बांटा गया है और भारी वाहनों की एंट्री भी बंद कर दी गई है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ड्रोन से निगरानी भी कर रहा है। गंगा दशहरा पर्व इसलिए हम पूना से नहाने के लिए आए हैं हरिद्वार के लिए, अपने बच्चे अपने फैमिली के साथ रहने के लिए। हमको यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ भीड़ देख के बहुत अच्छे सुंदर लगा। गंगा दशहरा का महत्व बहुत है हमारे हिंदू धर्म समिति की, हम इसको बहुत ही अच्छे पर्व मानते हैं नहाने का, इसलिए हम बहुत दूर से नहाने के लिए आए हैं गंगा दशहरा के लिए। फैमिली के साथ आए हैं, पूना महाराष्ट्र से रहने के लिए रहते हैं, वहाँ से आए हैं नहाने के लिए हरिद्वार अपनी फैमिली के साथ में। और ये गंगा दशहरा का जो पर्व है ये हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत उत्साहिक पर्व है। हम जैसे सनातनियों को एकजुट होकर ये सारे कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारी सनातन की जागरूकता बढ़ती रहे। यहाँ पे आपको दिखेंगे लगभग करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो व्यक्ति आए हैं, वो आपको दिखेगा कि इनकी धार्मिक पवित्रता की मतलब उज्ज्वलता जो है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह की तस्वीरें नजर भी आ रही है? गंगा घाटों पर जन सैलाब भी उमड़ा हुआ है, व्यवस्थाएं किस तरह की हैं? बिल्कुल, देखिए आज गंगा दशहरा का महापर्व है जिसको लेकर तमाम जो हरिद्वार की पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। कई दिन पहले से पुलिस प्रशासन ने गंगा दशहरे की जो तैयारियां थी वो कर ली गई थी और आज सुबह से ही यहाँ पे हरिद्वार के तमाम जो घाट है उन पर काफी भीड़ देखने के लिए मिली। सबसे ज्यादा जो अहम बात होती है ये गंगा दशहरे पर अधिकतर लोग ब्रह्मकुंड घाट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं, इसलिए आस्था ब्रह्मकुंड घाट पर यहाँ पे पुलिस बल को तैनात किया गया है, जल पुलिस को तैनात किया गया। पूरे मेले क्षेत्र को जो है सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है, किसी तरह कोई अनहोनी ना हो इसको लेकर यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेले को जो है 11 जोन और 27 सेक्टरों में विभाजित किया गया और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ रही है तो उसको लेकर ट्रैफिक प्लान भी अलग से बनाया गया था, जो देर रात ही लागू कर दिया गया था। जो हैवी ट्रैफिक है उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखा गया है। जो अलग अलग राज्यों से आने वाले वाहन है उनके लिए जो पार्किंग है वो भी निर्धारित कर दी गई। तो आज जिस तरीके का ये पर्व है उसमें देश के कोने कोने से तमाम जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचने लगे थे, यानी कि हरिद्वार का जो होटल और धर्मशाला है वो भी पूर्ण रूप से यहाँ पे फुल दिखाई दे रही है। कई दिन पहले से श्रद्धालु हरिद्वार में जमा होने लगे थे। कहीं ना कहीं जो व्यापारी है जब कोई गंगा स्नान होता है या फिर किसी तरह का धार्मिक आयोजन होता है तो ऐसे में व्यापारियों की चाय भी चमकती है, क्योंकि ऐसे में सेल बढ़ जाती है और लगातार व्यापारी भी इसकी कई दिन पहले से तैयारियों में जुटे रहते हैं। आज जो हरिद्वार का व्यापारी को काफी खुश दिखाई दे रहा है, तमाम दुकानों पर जो है श्रद्धालु की भीड़ भी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गंगा दशहरा के अवसर पर हरिद्वार स्थित श्री गुरु मोती महंत सेवा आश्रम में चतुर्थ वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया है। महामंडलेश्वर उर्मिला नंदगिरी महाराज के सानिध्य में आश्रम से नगर में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु और किन्नर समाज के सदस्य शामिल भी हुए।
जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, हर हर गंगे। आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय श्री 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 1008 महामंडलेश्वर श्री उर्मिलानंद गिरी जी महाराज, जो किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं। आज परम पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में यह भव्य यात्रा निकाली गई, शोभा यात्रा, जो कि पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने अपने स्वर्गीय गुरु मोती महंत जी के नाम से यहाँ किन्नर अखाड़े का एक आश्रम बनाया हुआ है, जो कि स्थित सत्तम विहार भूपतवाला में स्थित है। और आज बड़े ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। माँ गंगा पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे और सभी सनातन प्रेमी जितने भी हैं, सभी गंगा में स्नान करने से अपने तन और मन को पवित्र करते हैं। हर साल मनाते हैं, हर साल लोग आते हैं, दुनिया की भलाई के लिए सब हम करते हैं। हर साल का प्रोग्राम गंगा दशहरा पे हम मनाते हैं, बच्चा वाले की खुशी मनाते हैं, सबका भला कुल का भला। क्या कहना चाहेंगे समाज को, क्या संदेश देना चाहेंगे? सनातन धर्म कितना मजबूत हो रहा है? हम मजबूत होना भी चाहिए, सनातन धर्म के बंदे हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और उसका होना भी चाहिए। विश्व में सनातन होना चाहिए। गंगा की महत्वता के बारे में क्या कहेंगे? गंगा तो माता है, गंगा का तो क्या कहना है, तरन तारणी है, तो ये मना ले तो सारे दुख पाप हो कट जाए। इसका तो बहुत पर्व है माता का। तो हरीश रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, ऐसे में उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में उनकी घोषणा के बाद अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हरीश रावत इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ऐसे में हरीश रावत इस बयान के पीछे उनकी कहानी क्या है, क्या उनका मकसद है, इसको लेकर हॉर्नबिल टीवी ने भी हरीश रावत से खास बातचीत की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पंचायत चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि संवैधानिक अड़चन अब लगातार बताई जा रही है, क्या लग रहा है पंचायत चुनाव होंगे या ऐसे ही टलते रहेंगे? सर, जो भाजपा है ये पंचायत विरोधी है, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के खिलाफ है। और इन्होंने पहले जो नगर पंचायतें थी उनके चुनाव टाले, उन पर प्रशासक थोपे, सारी व्यवस्था गड़बड़ाई और केवल चुनाव जीतने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया। और अब ये उसी फॉर्मूले को पंचायतों में लागू करना चाहते थे, लेकिन यहाँ ये फंस गए हैं। पंचायती राज एक्ट कहता है कि आप केवल एक बार अनुमोदन ले सकते हैं यदि आप अन्यथा कुछ चीज़ सोच रहे हैं, अध्यादेश इत्यादि ला रहे हैं तब। तो अब ये इस समय ये अध्यादेश ला नहीं सकते हैं, कानून नहीं ला सकते हैं। तो एक संकट पैदा हो गया, वैक्यूम खड़ा हो गया, पंचायतों में कोई नहीं है बाला गुसाई। यदि आज के दिन किसी ग्राम सभा में कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसका नाम रजिस्टर करने वाला कोई नहीं है वहाँ। तो ये स्थिति इन्होंने खड़ी की है, तो ये चिंताजनक स्थिति है। अब इससे बाहर उभरने का एक ही रास्ता है इनके पास कि ये डायरेक्ट चुनाव की तरफ जाएं, ताकि उसके लिए ये इजाज़त ले। अब उसमें भी इनको मेरा अनुमान है कि केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप पद्धति को चेंज करेंगे तो केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। एक्ट क्या कहता है इसमें, ये सब देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इतनी बारीकी से एक्ट को देखा नहीं देते हैं। इस तरीके की स्थिति में मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि एक ही बार शायद अनुमोदन देता है एक्ट। सर, एक तरफ तो इलेक्शन नहीं हो रहे, दूसरी ओर आप लगातार ये कह रहे हैं कि अब मैं भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, संन्यास आप बता रहे हैं ले रहे हैं चुनाव से। आपको अच्छा लग रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है सर। आपसे मेरा सवाल ये है कि एक तरफ चुनाव नहीं हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप भी ये कह रहे हैं कि अब मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। मैं लड़ाऊंगा ना, तो लड़ाने में जो आनंद है, चुनाव में काम करने में जो आनंद है, वो स्वयं लड़ने में नहीं है। लड़ाएंगे, अपने ताली बजाएंगे, लोगों को उत्साहित करेंगे, अपने कैंडिडेट्स को, कांग्रेस को जिताने के लिए काम करेंगे। लेकिन सर, पूरी कांग्रेस का और लोगों का तो ये नारा था कि सबकी चाहत हरीश रावत, अब हरीश रावत नहीं लड़ेंगे तो
चुनाव लड़ करके चाहत थोड़ी होती है। लोगों के दिल में यदि भावना हमारे है तो वो वैसे भी दिखाई दे सकती है। उसके लिए कोई चुनाव लड़ना आवश्यक नहीं है। यानी कि केवल पार्टी के लिए अब कार्य होगा। हाँ, पार्टी के लिए काम करेंगे। अच्छा सर, आगे क्या किस तरह का अब एजेंडा भी है, क्योंकि लगातार कानून व्यवस्था हो या फिर अन्य व्यवस्था हो, लगातार आप भी सवाल उठाते हैं, किस रूप में देखते हैं? देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। दिन दहाड़े सहजपुर में हत्या कर दी और वो ऐसे टहलते हुए निकल गया, अभी तक पकड़ा भी नहीं गया। तो ऐसी स्थितियां आ रही हैं। ये क्यों आ रही हैं, इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा और राज्य सरकार को पुलिसिंग व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। यद्यपि यहाँ जो एसएसपी है वो अच्छे कैलिबर के व्यक्ति है और भी अधिकारी अच्छे कैलिबर के हैं, लेकिन जनरल एनवायरनमेंट राज्य का जो है वो कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं लग रही है। और उसमें एक बड़ा कारण यह है कि यहाँ नशे का कारोबार बहुत फैल गया है और उसके साथ दूसरे अपराध जो है वो बिल्कुल उनका गठबंधन है। यदि जहाँ नशे का अपराध जाएगा तो वहाँ पे जो छोटे मोटे दूसरे अपराध हैं वो भी पनपने लगते हैं। लेकिन सर, भ्रष्टाचार भी लगातार अब देखने में नजर आ रहे हैं। लगातार कभी डीएम को सस्पेंड किया जा रहा है, अन्य अधिकारियों को किया जा रहा है। किस शिष्टाचार को तो भाजपा शिष्टाचार मानती है। ये तो इनकी नमस्ते है लोगों के लिए। ये तो कोई काम आज बिना दिए लिए हो रहा है नहीं। निचले स्तर पर, सब स्तरों पर भ्रष्टाचार बहुत मजबूती से जड़ जमा गया है। आदि कैलाश पर सर आप गए और आपने कहा कि 2 झूठ भाजपा ने बोले आपके खिलाफ, और किस तरह के सर ये झूठ भी हैं और क्या कुछ आप पर्दाफाश करने? हाँ, ये झूठ एक 2017 में बोला, कहा चुनाव के वक्त में कि जब वो हरीश रावत की सरकार ने जुम्मे की छुट्टी दे दी है और अब जुम्मे से लोगों को लगा कि कोई मुसलमानों को छुट्टी दे दी है। छुट्टी किसी नोटिफिकेशन से होती है, ऐसी थोड़ी हो जाती है छुट्टी। कहाँ है वो नोटिफिकेशन? दिखाओ ना, हम भाजपा के लोगों से कह रहे हैं। कहीं छुट्टी हुई शुक्रवार को? पिछले 8-9 साल के अंदर तो कहीं हुई नहीं। तो ये कैसी झूठी अफवाह फैला करके तुमने चुनाव में लोगों की भावनाओं का अपहरण किया, फिर वही आपने 2022 में दोहरा दिया, फिर झूठ बोला। सब ने, भाजपा वालों ने मिल करके झूठ बोला, खूब जोर के जम करके बोला कि कहा, कांग्रेस के नेताओं ने कहा है, फिर तो सीधे सीधे मेरा नाम लेकर के कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, सत्ता में आएंगे। हम कह रहे हैं दिखाओ ना बयान, कहीं तो दिया होगा। हॉर्न बिल में दिया हो, मॉर्न बिल में दिया हो, कहीं दिया हो, किसी बिल में दिया हो, किसी गुफा में दिया हो, किसी चैनल में दिया हो, किसी यूट्यूबर के पास दिया हो, किसी अखबार में दिया हो। कहीं तो उस बयान का कोई सैंक्टिटी तो दिखाओ। कुछ किसी अखबार में छपा तो होगा, कहीं कोई प्रतिष्ठित अखबार जो रजिस्टर्ड अखबार है, हम तो कह रहे हैं उसी में दिखा दो। हम तो कह रहे हैं पांचजन्य में दिखा दो हमको कि यदि हमने बयान दिया है, छपा है, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण बात छिपी तो नहीं रहती है। लेकिन 10 लाख रुपए इनाम देने के बावजूद जो है कि घोषणा के बावजूद कोई भाजपाई उस अखबार को नहीं ला पा रहा है और उस कॉपी को नहीं ला पा रहा है या उस प्रमाण को नहीं ला पा रहा है जिसकी ज़रूरत है, जिससे सिद्ध हो कि हरीश रावत या कांग्रेस ने कहा हम सत्ता में आएंगे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो ये निहायत कोरा झूठ है, बकवास है। और भाजपा ने ये बकवास करके चुनाव का अपहरण किया। तो हम जगह जगह जाकर के लोगों से कह रहे हैं कि सावधान, ये है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। ये झूठ, लूट, फूट और कूट की सरकार है। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत भी कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। चंपावत जिला मुख्यालय तहसील परिसर में पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक और राजस्व सेवक संघ का 2 दिनी कार्य बहिष्कार जारी रहा। ऐसे में राजस्व कर्मचारी ने 2 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए जल्द मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी। दरअसल बुधवार को चंपावत तहसील में संगठन जिला अध्यक्ष पुष्कर नाथ गोस्वामी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया है।
पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, राजस्व सेवक संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर समस्त जिला इकाइयों द्वारा तहसील परिसर में बैठकर धरना प्रदर्शन और अपने कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। यह बहिष्कार जो है हमारी मुख्यतः 2 मांगों को लेकर है, जो शासन के सम्मुख रखी गई हैं हमारे संगठन के द्वारा। पहली मांग यह है कि पुलिस कार्य का बहिष्कार जो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पूर्व में आदेशित किया था कि 1 मई तक जो है राजस्व पुलिस का कार्य राजस्व विभाग से नियमित पुलिस में हस्तांतरित होना था, लेकिन आज तिथि तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आगामी मानसून सीजन को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने जिला प्रशासन के साथ ही सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को आवश्यक तैयारियां तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसी के क्रम में देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने आपदा परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची। डीएम ने निर्देश दिए और आपदा कंट्रोल रूम की दीवारों को जिले के तहसील, थाना, हॉस्पिटल और आवश्यक सेवाओं वाले संस्थानों के जीआईसी मैप से सुजित भी किया जाए। उन्होंने मानसून काल में त्वरित रिस्पांस हेतु एनएच, लोनीवी, यूपीसीएल, जल संस्थान के जेई 2 टाइम सुबह और शाम को 1-1 घंटा आपदा परिचालन केंद्र में उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही अपने विभागों से संबंधित शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने की बात भी उन्होंने कही है। ये जो हमारा ज़िले का कंट्रोल रूम है, यहीं से कोई भी अवर सिचुएशन उत्पन्न होती है। कहीं पर लैंडस्लाइड आता है, कहीं पर मलबा आता है, कहीं पर अर्बन फ्लडिंग होती है, कहीं पर पेयजल संकट आता है, कहीं पर कोई पेड़ गिरता है, तो सारे डिपार्टमेंट्स को जो निर्देश हैं यहीं से प्रदत्त किए जाते हैं थ्रू वायरलेस फ़ोन लाइंस एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। चाहे वो हमारे जल से रिलेटेड 7 डिपार्टमेंट्स हैं, जल संस्थान, जल निगम, यूयूएसडीए, स्मार्ट सिटी, स्काडा या नलकूप, या हमारा यूपीसीएल है, पीडब्ल्यूडी, एनएच। ये व्यवस्था यहाँ पर स्ट्रीमलाइन की गई है कि सभी डिपार्टमेंट के जेईज प्रतिदिन 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम यहाँ पर बैठकर आने वाली कंप्लेंट्स का निस्तारण करेंगे। हमारा कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम सुचारू रूप से चल रहा है, सारी कंप्लेंट्स दर्ज होती हैं। 6 फोन लाइंस हैं जो पब्लिक के लिए ओपन है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में बनभूलपुरा हिंसा के दिन गोली लगने से हुई फहीम की मौत की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई, जिस पर कोर्ट की खंडपीठ ने मामले की रिपोर्ट डीजी और होम सेक्रेटरी के सम्मुख प्रस्तुत कर, जिस पर राज्य सरकार 18 जून को अपना पक्ष रखेगी। बता दें कि मृतक के भाई परवेज ने याचिका दायर कर कहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल ने पुलिस को 6 मई 2024 को निर्देश दिए थे कि मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच कर इसकी रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत करे, लेकिन आज तक पुलिस ने इसकी जांच नहीं की। इसलिए उनके द्वारा मामले की सीबीआई से जांच कराने और परिवार को सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर याचिका दायर करनी पड़ी थी। एक फहीम नाम के व्यक्ति का जो फहीम था, उसका 8 फरवरी की शाम को एक संजय सोनकर और सत्या सोनकर दोनों लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी थी और उसकी पूरी गाड़ी वाड़ी सब जला दी थी, मोटरसाइकिलें थी, छोटा हाथी था, ये जला दिया था। तो उसने कंप्लेंट तो पहले वो ले नहीं रहे थे, एफआईआर नहीं दर्ज की, तो जाना पड़ा कोर्ट में। कोर्ट 156(3) में गए, उससे कोर्ट के आदेश से ये एफआईआर दर्ज हुई। अब एफआईआर दर्ज हुई 6 मई को 2024 को और मर्डर का केस है, मर्डर मतलब 302 का केस है। और आज तक इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करते रहे, जबकि एक मैंडेटरी प्रोविज़न भी है कि 90 दिन में आपको मर्डर केसेस में भी चार्जशीट फाइल करनी चाहिए, चार्जशीट नहीं फाइल हुई। तो हमने कहा अब एक चीज़ है कि जब पूरा हमने नाम बताए उनके, संजय सोनकर और सत्या सोनकर, उसके बावजूद भी उन लोगों को न करके अब वो सरकार का पक्ष आया कि भाई उसमें तो फाइनल रिपोर्ट लग गई और
हमें उसमें सत्यता नहीं मिली। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।